जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपना यूट्यूब चैनल GCCP बाय AK अमर पर। आज का यह वीडियो जो बिहार DLED या बिहार पैरामेडिकल इंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं और सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, उसके लिए आज का यह वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। इससे पहले जो है सामान्य अध्ययन का यानी GK का सेट नंबर जो है 16 तक करवा चुके हैं। यह अभ्यास सेट जो है 17वां होगा। इसमें टोटल जो है 20 प्रश्न लेकर के आए हैं और उन 20 प्रश्नों का जो है एकदम विस्तृत व्याख्या के साथ करेंगे। यदि आज का यह सेशन आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पारित किया गया था। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि कांग्रेस द्वारा जो है पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव रखा गया था वो किस अधिवेशन में रखा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि प्रश्न यह पूछे आपसे कि जो है लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था, जिसमें कि पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को रखा गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने जो है लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता किया था। यदि प्रश्न यह पूछे कि कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, तो 1885 ईस्वी में। कांग्रेस की स्थापना तो पूछे तो 1885 ईस्वी में। इसका जो है पहला अध्यक्ष कौन था? उमेश चंद्र बनर्जी। अच्छा, यह जो कांग्रेस का जो स्थापना कहाँ हुआ था, तो मुंबई के गोकुलदास संस्कृत तेजपाल महाविद्यालय में। इतने प्रश्न आपसे जो है कांग्रेस से रिलेटेड जो है पूछ सकता है। इन सभी प्रश्न को जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 2 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में दांडी मार्च के साथ प्रारंभ हुआ। दांडी मार्च का तत्कालिक उद्देश्य क्या था? इससे प्रश्न जो है आपको 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो 1930 ईस्वी में। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी में। अब यह कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में दांडी मार्च के साथ प्रारंभ हुआ और दांडी मार्च का जो है तत्कालिक उद्देश्य क्या था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दांडी मार्च का जो तत्कालिक उद्देश्य था वो था नमक कानून को तोड़ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नमक कानून को तोड़ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता खान अब्दुल गफ्फार खान थे। यदि प्रश्न यह पूछे कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। यदि प्रश्न यह पूछे कि खान अब्दुल गफ्फार खान को और अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी। प्रश्न यह कह रहा है कि जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय जो है ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी। तो उस समय जो है श्रमिक दल यानी लेबर पार्टी की सरकार थी ब्रिटेन में।
जिस समय जो भारत आज़ाद हुआ था 1947 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि प्रश्न यह पूछे कि भारत के स्वतंत्र होने के समय में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा क्लीमेंट एटली। उस समय जो था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था कौन था, तो क्लीमेंट एटली था। यदि प्रश्न यह पूछे कि भारत के स्वतंत्र होने के समय में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, यदि प्रश्न यह पूछ दे कि जिस समय भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय जो है कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी जो है आज़ादी के समय में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न और प्रश्न नंबर 5 है कि माउंटबेटन की स्वतंत्रता एवं भारत विभाजन की योजना को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न क्या कह रहा है कि माउंटबेटन की स्वतंत्रता एवं भारत विभाजन की योजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 जून की योजना। यह जो माउंटबेटन की स्वतंत्रता थी और भारत विभाजन की योजना जो आया था, यह कब आया था, तो 3 जून को, इसीलिए इसे 3 जून की योजना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि प्रश्न यह पूछ दे यदि प्रश्न यह पूछे कि लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत में कब पहुंचा, तो 24 मार्च 1947 को, 24 मार्च 1947 ईस्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है घोंदू पंथ को जिस लोकप्रिय नाम से जाना जाता था वह था। क्या कह रहा है कि घोंदू पंथ को जिस लोकप्रिय नाम से जाना जाता था वह था। इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको नाना साहेब के नाम से जानते थे। ऑप्शन नंबर बी, घोंदू पंथ को नाना साहेब के नाम से जानते थे। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के शिल्पकार के रूप में किसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के शिल्पकार के रूप में किसे जाना जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान के शिल्पकार के रूप में जाने जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि प्रश्न यह पूछे कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी.एन. राव। प्रारूप समिति अध्यक्ष थे कौन, तो बी.एन. राव, जो उसका प्रारूप तैयार किया था। इसमें जो है 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। अगला प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 की केंद्र शासित प्रदेशों पर किसका शासन होता है। क्या कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेशों पर जो है किसका शासन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश पे जो है वो होता है राष्ट्रपति द्वारा चुनित प्रशासक, यानी कि राज्यपाल का होता है, जो राष्ट्रपति उसे नियुक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेशों पर जो है राष्ट्रपति द्वारा प्रशासन का जो है शासन होता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष पश्चात करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग का गठन जो है वह कितने वर्ष के पश्चात करते हैं। प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात करते हैं। वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पे होता है।
अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित प्रावधान किस राष्ट्र के संविधान पर आधारित है। प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार, संसद का जो विशेषाधिकार है से संबंधित प्रावधान जो है वो किस राष्ट्र के संविधान से यानी किस देश के संविधान पे आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के संविधान पे आधारित है। कहाँ तो ब्रिटेन के संविधान पे आधारित है। ये प्रश्न यह पूछे कि मौलिक अधिकार की शक्ति भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार। और एकल नागरिकता पूछे, एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है, तो वह ब्रिटेन से लिया गया है। संविधान में संशोधन हुआ कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आम चुनावों में कोई प्रत्याशी कितने संसदीय स्थानों से चुनाव लड़ सकता है। क्या कह रहा है कि आम चुनाव जो होते हैं उसमें कोई एक प्रत्याशी जो है कितने संसदीय स्थानों से जो वो चुनाव को लड़ सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम दो जगह से जो है एक प्रत्याशी चुनाव लड़ सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि प्रश्न यह पूछ दे कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछे तो उसका राइट आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर। और उपाध्यक्ष पूछे तो अनंत सैन्यम। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 12 है कि लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। प्रश्न क्या कह रहा है कि लक्षद्वीप जो है वो किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार यानी कि क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप उच्च न्यायालय जो है वो केरल उच्च न्यायालय के, लक्षद्वीप जो है वो केरल उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि प्रश्न आपसे यह पूछे कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, तो लक्षद्वीप एक जो है केंद्र शासित प्रदेश है और उसकी राजधानी कवारती है। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। यदि प्रश्न यह पूछे कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, उसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। यदि प्रश्न यह पूछे लक्षद्वीप के बारे में कि अरब सागर में स्थित कौन सा द्वीप है, तो वो लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप जो है वो 36 द्वीपों का, 36 छोटे छोटे द्वीपों का जो समूह है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बारे में इतने प्रश्न आपसे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इन सभी प्रश्न को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। प्रश्न क्या कह रहा है कि बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है तथा यहाँ से कौन सा खनिज निकाला जाता है। बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में है और यहाँ से कौन से जो है खनिज निकाला जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है बाबा बुदन की पहाड़ियाँ जो वह केरल में है, सॉरी कर्नाटक में है। वो कहाँ है, तो कर्नाटक में है। और वहाँ से लो अयस्क की जो है खनिज निकाले जाते हैं, लो अयस्क। बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ है, तो वह कर्नाटक में है। और वहाँ कौन से अयस्क मिलते हैं, खनिज लवण लो अयस्क मिलते हैं। यदि प्रश्न यह पूछ दे कि यदि आपसे यह प्रश्न पूछे कि खनिज पदार्थों की दृष्टिकोण से जो है कौन सा पठारीय क्षेत्र जो है अधिकतम समृद्ध है, तो वह जो छोटा नागपुर का जो पठार है उसमें जो है सबसे अधिक, छोटा नागपुर का जो पठार का जो क्षेत्र है वहाँ सबसे अधिक जो है लो अयस्क मिलते हैं, खनिज पदार्थ मिलते हैं। छोटा नागपुर के पठार, आंसर याद रखिएगा। यदि प्रश्न यह पूछे कि भारत में सर्वाधिक लोहा पैदा करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो हो जाएगा छत्तीसगढ़। लोहा पैदा करने वाला, लोहा उत्पादन करने वाला राज्य वो कौन है, तो छत्तीसगढ़ है। और वही पूछे कि भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादन करने वाला राज्य, यदि लोहा पूछे तो वो हो जाएगा छत्तीसगढ़। वही यदि जस्ता पूछे तो, यदि जस्ता पूछ दिया आपसे तो हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा, तो राजस्थान हो जाएगा। भारत में जो है सर्वाधिक जस्ता का उत्पादन करता है वो है राजस्थान है। प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान में रखिएगा इसको।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। क्या कह रहा सो देखिए, पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग किस द्वीप को कहा जाता है। प्रश्न क्या कह रहा है कि पृथ्वी का जो अंतिम स्वर्ग जो है वो किस द्वीप को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया द्वीप को कहा जाता है। पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग जो है वो इंडोनेशिया द्वीप को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी का अंतिम द्वीप जो है वो इंडोनेशिया द्वीप को कहा जाता है। यदि आपसे प्रश्न यह पूछा जाए कि मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं, मोतियों का द्वीप, तो राइट आंसर हो जाएगा बहरीन को कहते हैं। मोतियों का द्वीप बहरीन को कहते हैं। यदि प्रश्न आपसे यह पूछा जाए कि भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं, तो भूमध्य सागर की कुंजी जो है जिब्राल्टर जल संधि को कहते हैं। यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि 1000 झीलों की भूमि किसे कहते हैं, फिनलैंड को कहते हैं। 1000 झीलों की भूमि फिनलैंड को कहते हैं। यदि आपसे यह पूछा जाए स्वर्णिम द्वार का शहर किसे कहते हैं, यदि आपसे प्रश्न यह पूछा जाए कि स्वर्णिम द्वार का शहर किसे कहते हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को को कहते हैं। किसको? तो स्वर्णिम द्वार का शहर सैन फ्रांसिस्को को कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। जितने अभी प्रश्न बोले हैं इन सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है और प्रश्न नंबर 15। क्या कह रहा है, पवन की गति को दर्शाने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पवन की गति को दर्शाने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूफोर्ट स्केल का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पवन की गति को जो है दर्शाने के लिए ब्यूफोर्ट स्केल का जो है प्रयोग किया जाता है। यदि आपसे प्रश्न यह पूछा जाए कि समुद्र की गहराई को किस चीज़ से मापी जाती है, तो समुद्र की गहराई को जो है फेदोमीटर से मापते हैं। किससे? तो फेदोमीटर से मापते हैं। यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जाए प्रकाश की चमक की शक्ति को जो है किस चीज़ से ज्ञात करते हैं, प्रकाश की चमक की जो शक्ति होती है उसको जो है फोनोमीटर से ज्ञात करते हैं। किससे? तो फोनोमीटर से। यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि जल के अंदर ध्वनि को मापने वाला यंत्र का क्या नाम है, जल के अंदर जो ध्वनि जो मापते हैं मापने वाले यंत्र का क्या नाम है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोफोन। क्या? तो हाइड्रोफोन। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ग्रेट बैरियर रीफ जो विश्व की सबसे बड़ी व लंबी प्रवाल भित्ति है। प्रश्न क्या कह रहा है कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है जो विश्व की सबसे बड़ी व लंबी प्रवाल भित्ति है वो कहाँ स्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो कहाँ स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया के तटवर्ती भाग में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के तटवर्ती भाग में है ग्रेट बैरियर रीफ। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न और प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आने वाला देश है। प्रश्न कह रहा है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आने वाला देश है वो देश कौन कौन है, तो सोमालिया है, इथोपिया है और जिबूती है। सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। इसका राइट आंसर हो जाएगा किसमें, सोमालिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। सोमालिया, इथोपिया और जिबूती यह तीनों देश जो है वो हॉर्नबिल ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं। यदि प्रश्न यह पूछ दे कि विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी वो किस महाद्वीप में बहती है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। कहाँ? तो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 18 है। क्या कह रहा है, वातावरण व जीवों के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं। प्रश्न कह रहा है कि वातावरण व जीवों के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसको कहते हैं पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
वातावरण व जीवों के संबंध में अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है? न्यूमर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यूमर द्वीप जो है वो कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में है। न्यूमर द्वीप जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यदि प्रश्न यह पूछ दे कि लक्षद्वीप जो है किस सागर में स्थित है? तो अरब सागर में। लक्षद्वीप कहाँ है? तो अरब सागर में स्थित है। एक और प्रश्न जो पूछा जाता है आपसे कि मिनिकॉय द्वीप जो है, मिनिकॉय द्वीप किस सागर में अवस्थित है? तो वो भी हो जाएगा अरब सागर में, मिनिकॉय द्वीप। इसको याद रखिएगा, यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। मिनिकॉय द्वीप जो कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में है। मिनिकॉय द्वीप अरब सागर में है, याद रखिएगा। और लक्षद्वीप भी कहाँ है? तो अरब सागर में स्थित है। यह पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, इसलिए आपको इसको ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न और प्रश्न नंबर अंतिम है यह, भारत में आय व संपत्ति के वितरण व असमानताएं इसका अभिप्राय है। क्या कह रहा है? भारत में जो है आय व संपत्ति के वितरण में जो है असमानताएं है, इसका अभिप्राय है। इसका जो है क्या अभिप्राय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थव्यवस्था जो है यहाँ अल्प विकसित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में आय व संपत्ति के वितरण की जो असमानताएं हैं, इसकी अभिप्राय जो है अर्थव्यवस्था अल्प विकसित है। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आज के इस वीडियो में सेट नंबर 17 जो है, इसमें टोटल 20 प्रश्न था जो आपके एग्जाम में 20 प्रश्न रहेंगे, चाहे वो बिहार डीएलएड हो या बिहार पैरामेडिकल। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के बीच जो है प्लीज़ आप लोग शेयर कर दीजिए, ताकि यह वीडियो से जो है अधिक से अधिक विद्यार्थी जो है लाभान्वित हो सके। थैंक यू। जय हिंद।